तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की ईबीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के साथ में। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम दे रहे हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न रखे हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अच्छे तरीके से वीडियो को देखते चलिएगा और साथ में आपको कमेंट जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए, कह रहा है कि किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। देखिए, साथ में कुछ हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी यहां पर सम्मिलित किया है, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए, कह रहा है कि कौन सा यहां पर एक पेड़ की लकड़ी है यहां पर जिसमें कीट नहीं लगता है। तो कह रहा है कि देखिए, आम का पेड़ हो गया, बबूल की लकड़ी हो गया, सिनकोना हो गया या फिर खेजड़ी की लकड़ी हो गई। तो देखिए, यहां पर ऑप्शन यहां पर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, खेजड़ी हो गया, इसके अलावा देखिए नीम हो गया। ये दो पेड़ ऐसे हैं जिनकी लकड़ियों में क्या होता है बेटा, कीट नहीं लगता है, इनमें घुन नहीं लगता है। इसके बाद सिनकोना की जो छाल होती है, सिनकोना की जो छाल होती है, इससे प्राप्त किया जाता है कोनैन। क्या प्राप्त किया जाता है, कोनैन प्राप्त किया जाता है, जिससे बनाया जाता है मलेरिया होता है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा देखिए, मलेरिया की यदि आपसे बात करते हैं कि जो मलेरिया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रोनाल्ड रॉस, जो आपके उत्तराखंड के रहने वाले थे। कहां के थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे, जो कहां पर अमेरिका में रह रहे थे। इनको याद रखना है, रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया के परजीवी जो था उसकी खोज की गई थी। तो मलेरिया रोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन चुके हैं। इसके अलावा देखिए, बबूल की बात करते हैं तो इसकी लकड़ी बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गलसुआ वायरस से के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए, कह रहा है कि गलसुआ वायरस है, उसके कारण जो गलसुआ रोग होता है उसके वायरस के कारण यहां पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तंत्र का तंत्र, या फिर आंत प्रभावित होती है, श्वास नली प्रभावित होती है, या फिर पैरोटिड लार ग्रंथियां। तो देखिए, यहां पर ऑप्शन डी के साथ में फिर से एक बार आपका सही आंसर हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो पैरोटिड लार ग्रंथियां होती हैं वो क्या है, गलसुआ वायरस के कारण प्रभावित होती हैं। अब देखिए, जो लार ग्रंथियां हैं तो मनुष्य में आपको तीन जोड़ी की बात करें तो देखिए 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यदि आपसे पूछता है कि कुल कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं तो 6 पाई जाती हैं, और जोड़े में पूछता है तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, जो लार ग्रंथियां हैं, आप लार ग्रंथियों को सुन लीजिए। देखिए, पहली जो लार ग्रंथियां है वो होती है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे। लिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं उनको बोलते हैं सबलिंगुअल लार ग्रंथियां बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरी टाइप की जो लार ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं सब मैंडिबुलर होती हैं। जो जबड़े के आपके नीचे पाई जाती है लार ग्रंथियां उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर लार ग्रंथियां। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी प्रकार की जो लार ग्रंथियां होती है वो होती है, तीसरे प्रकार की जो लार ग्रंथियां होती है वो होती है पैरोटिड लार ग्रंथियां, जो आपके कान के नीचे पाई जाती हैं, और इसको ही बोलते हैं हम गलसुआ। जब इसमें सूजन हो जाती है, जब इसमें संक्रमण हो जाता है वायरस के कारण, तो इसको क्या बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं। तो जो किसमें होता है, पैरोटिड लार ग्रंथियों में का संक्रमण कहलाता है। तो इसको यहां पर देखिए, ऑप्शन चौथा हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आंत्र के जो संक्रमण की बात करते हैं तो देखिए, साल्मोनेला टाइफी होता है, जिसके कारण टाइफाइड ज्वर हम बोलते हैं, टाइफाइड बुखार बोलते हैं, जो किसका, आंत्र का संक्रमण होता है। यहां पर आपको ये याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि जो टाइफाइड ज्वर है इसकी पहचान कैसे की जाती है कि टाइफाइड ज्वर आपको हुआ है, तो याद रखना है आपको, जो बिडाल टेस्ट है, बिडाल टेस्ट के माध्यम से हम पता लगाते हैं, या फिर ब्लड कल्चर के माध्यम से भी इसकी क्या है, हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कौन सा ज्वर हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, कमेंट जरूर करते चलिएगा कि यहां पर कौन सा यहां पर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला यहां पर प्रश्न है, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है। कह रहा है, देखिए कथन को पढ़िएगा कि वो छात्र क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं
वहां बारिश बहुत कम होती है, वहां पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत ज्यादा मोटी होती है, इन्हें मिट्टी से ही क्या किया जाता है, पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो आपको बताना है कि ये सभी गुण कहां के, किस राज्य के घरों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है कि ये बालक कहां से, किस राज्य से बिलोंग करता है, आपको बताना है कमेंट में नीचे। देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है लद्दाख, दूसरा है असम, तीसरा दिया गया है राजस्थान और जो चौथा ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश। तो देखिए कह रहा है, पहले देखिए यहां पर खूबी देखिएगा, कह रहा है कि हमारे घर किसके बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं, कैसी होती हैं, मिट्टी की और पत्थर की मोटी दीवारें होती हैं। इसके अलावा देखिए जो इसकी मतलब छत है वो किससे, कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं, कैसे, कंटीली झाड़ियों के बनाए जाते हैं। और हमारे क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वर्षा बहुत कम होती है। तो जो ऐसा क्षेत्र है कहां का है, जो आपका रेगिस्तानी इलाका है वो कहां पर है, राजस्थान में है। जो राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है वहां पर क्या है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां पर बारिश कम होती है। इस कारण से क्या है, ऐसे घर आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, राजस्थान में देखने को मिलेंगे। कैसे घर, मिट्टी वाले घर, कैसे, मिट्टी के घर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए असम की बात करते हैं। तो असम में आपको 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। जो असम के घर होते हैं वो क्या है, 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। जो जमीन का जो तल है वो उससे क्या है, 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि जो बारिश के समय में क्या है, असम के लोगों को बाढ़ के आने का खतरा रहता है। इस कारण इसका जो लेवल है वो धरती से ऊपर उठाकर बनाया जाता है। यदि आपसे पूछता है कि बांस के घर कहां पर बनाए जाते हैं, तो असम में बनाए जाते हैं, जो 10 से 12 फीट जो जमीन का जो तल होता है उससे उठे होते हैं। इसके बाद लद्दाख की बात करते हैं। तो देखिए पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं। कैसे, मकान कैसे बने होते हैं, पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं, वो आपके लद्दाख के मकान हैं। इसके अलावा देखिए जो खिड़कियां होती हैं, ज्यादातर आपको यहां पर जो लद्दाख के मकान है आपको 1 से 2 मंजिला मिलेंगे। इनमें क्या है, छत भी आपको देखने को मिलेगी, कैसी छत देखने को मिलेंगी, और साथ में खिड़कियां भी आपको देखने को मिलेगी। जो खिड़कियां होती हैं आपको इनकी खिड़कियों पर सुंदर सुंदर आपको नक्काशी, जिसको हम डिजाइन बोलते हैं, देखने को मिलेगी। तो ये सभी पॉइंट आपसे लद्दाख के मकानों के हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न यहां पर पॉइंट जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए टैपियोका का दूसरा नाम क्या है। कह रहा है मूली है, कप्पा है, या फिर अदरक है, या फिर शकरकंद है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो टैपियोका होता है, टैपियोका होता है कहां, इसका दूसरा नाम क्या है, कप्पा है। और टैपियोका, यदि आपसे पूछता है कि टैपियोका कहां पर खाया जाता है, तो याद रखना है टैपियोका खाया जाता है केरल में खाया जाता है। केरल का प्रसिद्ध भोजन है कहां का, केरल का है। इसके अलावा केरल से आपको याद रखना है ओणम नृत्य। यदि आपसे पूछता है कि ओणम नृत्य कहां पर किया जाता है, तो ओणम इसको कहां पर किया जाता है, केरल में किया जाता है, इसको याद रखना है। बिहू की बात करता है तो असम में। इसके अलावा देखिए भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु हो गया। कुचिपुड़ी की बात करता है तो आपको आंध्र प्रदेश याद रखना है। ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए शकरकंद की बात करते हैं। शकरकंद आपका एक खाए जाने वाली जड़ है। शकरकंद हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया, आपके खाए जाने वाली जड़ें हैं। इसके अलावा देखिए अदरक आपका एक क्या है, तना है, भूमिगत तना का उदाहरण है आपका तना हो, अदरक हो गया, अरबी हो गया, आलू हो गया, हल्दी हो गया, ये सभी आपके भूमिगत तने के उदाहरण है। याद रखिएगा, इनसे कई बार प्रश्न बन चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। देखिए कह रहा है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टैनिन या टार्टरिक अम्ल। तो देखिए मधुमक्खी की बात कर रहा है, तो देखिए मधुमक्खी हो गया आपका मधुमक्खी, चींटी, इसके अलावा ततैया, ये तीनों में आपको देखने को मिलेगा फॉर्मिक अम्ल। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी के डंक में आपको फॉर्मिक अम्ल देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा देखिए हमने चींटी की बात की है, तो चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया और ततैया हो गया। देखिए ततैया हो गया, मधुमक्खी, चींटी हो गया, और इसके अलावा एक जीव और आपको याद रखना है, दीमक। ये चारों क्या है आपको देखना, हमेशा कॉलोनी और बस्ती में रहते हैं। कैसे रहते हैं, कॉलोनी और बस्ती में रहते हैं, याद रखना है आपको। इसके अलावा देखिए चींटी की बात करते हैं। तो देखिए यदि आपसे पूछता है कि लाल चींटी की चटनी कहां पर खाई जाती है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, सीटेट एग्जाम का कई बार पूछा जा चुका है कि लाल चींटी की चटनी कहां के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। तो देखिए लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र
पूरे क्षेत्र में नहीं, कुछ एरिया है झारखंड का और कुछ छत्तीसगढ़ का है जहां पर आपको देखिए लाल चींटी की चटनी आपको खाते हुए लोग मिल जाएंगे। तो देखिए जो लाल चींटी की चटनी है क्यों खाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया और फॉर्मिक एसिड इसमें क्या है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए क्या है लोग इस चींटी को खाना ज्यादातर पसंद करते हैं। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में देखिए लाल चींटी की चटनी को बोलते हैं बस्तरिया चटनी, क्योंकि देखिए बस्तर के जंगलों में आपको ये ज्यादातर ये चींटी देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि घटपर्णी, जिसको हम शिकारी पौधा या पिचर प्लांट के रूप में हम जानते हैं, कह रहा है कि जो कीट और मेढक को फंसाकर खा सकता है, तो हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी ये प्लांट पाया जाता है। तो आपको बताना है उस राज्य का नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है नागालैंड, मेघालय, असम और मिजोरम। तो देखिए ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी, जिसको हम नेफंतीज के रूप में भी हम जानते हैं। ये आपका एक शिकारी पौधा होता है। देखिए जो नेफंतीज होता है इसको हम घटपर्णी के रूप में भी जानते हैं। घटपर्णी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आकार कुछ घड़े के आकार का, देखिए कुछ इस प्रकार का इसका आकार होता है। इसके सिर पर एक पत्ती रूपी ढक्कन होता है। देखिए यहां पर जो इसका मुंह है, इस पौधे का जो मुंह होता है, यहां पर कुछ पीला पीला यहां पर तरल पदार्थ, चिपचिपा तरल पदार्थ लगा होता है। जैसे ही इस पर इस तरल पीले पदार्थ को देखकर कोई कीट आकर्षित होता है, यहां आकर बैठ जाता है। वैसे ही ये पौधा इतना चालाक होता है कि इस ढक्कन को क्या करता है, बंद कर देता है। बंद जैसे ही करेगा ये कीट, एक कीट होता है, जो ये कीट होता है इसमें इसके घड़े के अंदर चला जाता है और इस घड़े के अंदर से ये पत्ती रूपी जो घड़ा है, यहां पर क्या होता है, पाचक एंजाइम का क्या होता है, स्राव होता है और ये पाचक एंजाइम इस कीट को पचा देते हैं। और जैसे ही पाचन होता है तो इससे जो नाइट्रोजन मिलती है उस कीट को, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए इसका जो संपूर्ण सार है निकलता है। समझिएगा क्यों बताया मैंने, क्योंकि देखिए जो पौधा घटपर्णी है ये आपको उन स्थानों पर देखने को मिलेगा जहां पर क्या है, नाइट्रोजन की कमी होगी। तो नाइट्रोजन की क्या है पूर्ति के लिए ये आपको क्या करता है, इस कीट को भक्षण करता है, कीटों का भक्षण करने लगता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, शिकारी पौधा भी कहते हैं और पिचर प्लांट के रूप में हम जानते हैं। तो चलिए यहां पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए असम से हम कुछ यहां पर महत्वपूर्ण, यदि आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो याद रखना है नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करते हैं तो नदी द्वीप है आपका सुबनसिरी, जो आपको असम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा असम में कामाख्या देवी मंदिर की बात करते हैं तो कामाख्या देवी मंदिर भी आपको असम में देखने को मिलेगा। असम में किस प्रकार के घर बने होते हैं मैंने आपको बताया है। असम में 10 से 12 फीट जमीन से उठे हुए जो वृक्ष होते हैं, बांस के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर बाढ़ आने का खतरा ज्यादा रहता है, इस कारण से जमीन से उठे हुए घर होते हैं। चलिए इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि 3 पक्षियों का वह समूह बताना है आपको जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में, मनुष्य की तुलना में क्या करता है कि 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा जीव, कौन कौन से जीव हैं। यहां पर देखिए एक ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन यहां पर गायब हो गया है। देखिए यहां पर ऑप्शन पहला दिया गया है, कह रहा है कि बाज, कौवा और कबूतर। ऑप्शन भी कह रहा है कबूतर, यहां पर कबूतर है, बूतर नहीं, बूतर कोई पक्षी नहीं होता है, कबूतर है, कबूतर, तोता, चील या फिर कौवा, चील या बुलबुल। तो देखिए हमारा ऑप्शन यहां पर गायब हो चुका है वो, तो मैं आपको यहां पर ऑप्शन बता देता हूं। एक आपका हो गया, देखिए चील हो गया, बाज और गिद्ध, ये तीनों क्या करते हैं, मनुष्य की तुलना में 4 गुना दृष्टि रखते हैं। तो याद रखना है चील, बाज और गिद्ध, तीनों हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। तो हमारा यही ऑप्शन सी बना लेते हैं, सी गायब है, तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए पक्षियों से संबंध और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए पक्षियों से संबंधित यहां पर मैं आपको उल्लू की यहां पर एक बात बताता हूं, क्योंकि उल्लू से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए यदि आपसे पूछता है कि 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को कौन मोड़ सकता है, तो याद रखना है उल्लू मोड़ सकता है 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि झटके के साथ में गर्दन कौन मोड़ता है, तो झटके के साथ में जो गर्दन मोड़ता है वो होती है मैना होती है, जो झटके के साथ में गर्दन आगे पीछे करती है। इसके अलावा देखिए प्रश्न पूछता है कि पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन हमेशा हिलाते क्यों रहते हैं, क्योंकि देखिए जो उनकी पुतलियां होती हैं वो यहां वहां क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, मतलब विचलन नहीं होता है उनमें, इस कारण से क्या होती हैं, वो अपनी गर्दन को इधर उधर ज्यादातर हिलाते रहते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और एक प्रश्न आपके सामने पक्षियों से संबंधित प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी बताना है। देखिए ऑप्शन है, कह रहा सूर्य पक्षी या शक्करखोरा, दूसरा कह रहा कौवा, तीसरा है बारबेट या फिर जिसको हम बसंत गौरी बोलते हैं, डी कह रहा भारतीय रोबिन या कलचिड़ी। यहां पर कलचिड़ी है, ठीक है, कलचिड़ी। तो बताना है आपको कि छोटे से पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाती है, जिसको हम लालटेन घोंसला के रूप में भी हम जानते हैं। इसको याद रखना है, लालटेन घोंसला। लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा, लालटेन घोंसला जो होता है वो कौन सा पक्षी बनाता है। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो शक्करखोरा होता है बहुत ही छोटा सा नाजुक सा पक्षी होता है, इसकी चोंच बहुत लंबी थोड़ी सी झुकी हुई होती है और ये लालटेन की तरह, कैसा लालटेन की तरह, आपने लालटेन देखा होगा, लालटेन की तरह लटकता हुआ घोंसला बनाती है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कौवा। जो कौवा होता है, यदि आपसे पूछता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली, जो पेड़ होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो याद रखना है कौवा बनाता है। और यदि पूछता है कि पेड़ जो अपना एरिया है, अपने एरिया में सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो याद रखिएगा चील। ठीक है, ये दोनों पॉइंट कंफ्यूज करते हैं तो इनको याद रखना है आपको। चलिए इसके बाद बात करते हैं बसंत गौरी। तो बसंत गौरी से संबंधित देखिए प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया था कि पेड़ की तने में छेद करके घोंसला कौन बनाता है। तो याद रखना है बसंत गौरी, जिसको हम बारबेट के रूप में जानते हैं। कलचिड़ी जो होता है पूरी तरीके से काली चिड़िया होती है और इसकी जो चोंच होती है वो क्या होती है, अंदर से लाल होती है। तो ये हो गई हमारी भारतीय रोबन, हम जिसको कलचिड़ी के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो बताना है आपको कि किस तरीके से सबसे बीज अंकुरण की जो कंसेप्ट है, इसको किस तरीके से सबसे बेहतर तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन यहां पर ए कह रहा है कि अंकुरित बीजों को फोटो दिखाकर, या फिर कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी कह रहा है कि बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या फिर डी बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों को बोलेंगे कि जो क्या है बीज बोने की क्रिया, उनको बीज खुद स्वयं बोकर वो देखेंगे कि कैसे किस प्रकार से बीजों का अंकुरण होता है। तो यही हमारा ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है सीटेट में। चलिए प्रश्न है, देखिए यहां पर कुछ यहां पर अल बनूनी जो एक यात्री था जिसने क्या है हमारे देश में भ्रमण किया था, इससे संबंधित देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर कुछ यहाँ पर कथन दिए गए हैं और उन कथनों के आधार पर यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर जो कथन है कह रहा है कि अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्रित करने के लिए बनाए गए तालाब। और जो तीसरा कह रहा है कि हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इन कथनों के आधार पर बताना है कि कौन कौन सा कथन यहां पर सही है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन डी आपका पहला, दूसरा, तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो अल बरूनी है, इससे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बनते हैं तो आपको याद रखना है। देखिए अब यहां पर मैं आपको तीन यहां पर एक ऐसे यात्री जो भारत में आए हैं और इनसे सीटेट में भी प्रश्न पूछे गए हैं। एक आपका चीनी यात्री फाहियान हो गया, चीनी यात्री हुएंगसांग हो गया और आपका जो चौथा है वो है अरबी यात्री जिसको हम अल बरूनी के रूप में हमने अभी देखा है। ये तीनों आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन चुके हैं। तो इन तीनों को मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, हो सके तो अपनी कॉपी पेन लेकर आप इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो अल बरूनी है, अल बरूनी से संबंधित यहां पर देखिए मैंने आपको पॉइंट ये तीनों पहले आप नोट कर लीजिएगा। तीन यहां पर जो कथन है ये पॉइंट के रूप में हो, इनको याद कर लीजिएगा। चौथा में यहां पर पॉइंट यहां पर जोड़ने वाला हूं कि जो देखिए अल बरूनी था, इसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, वो थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद याद रखना है आपको। किताब उल हिंद यदि आपसे पूछता है कि किताब उल हिंद किस अरबी लेखक या किस यात्री के द्वारा लिखी गई थी, तो वो है अल बरूनी। और यदि आपसे पूछता है कि किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखना है
सॉरी किसके साथ में भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ में अल-बरूनी भारत आया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चीनी यात्री फाहियान की बात करते हैं। चीनी यात्री फाहियान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ह्वेंगसांग भी, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाहियान की। तो देखिए फाहियान जो एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, कब आया था यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो 14 वर्ष पहले आया था। यह पॉइंट फाहियान से संबंधित है। इसके अलावा देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 से 4 बार यहां पर आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, पूछता है कि चीनी यात्री ह्वेंगसांग। ठीक है, तो ह्वेंगसांग की बात करते हैं तो देखिए ह्वेंगसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किस लिए आया था, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय, विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें क्या है चीनी यात्री ह्वेंगसांग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। इसके अलावा इसके ग्रंथ की बात करते हैं कि इसके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो याद रखना है सी यू ये ग्रंथ लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट आपके यात्रियों से संबंधित हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश। तो यहां पर देखिए मसालों के बगीचे के रूप में हम जानते हैं बेटा केरल को जानते हैं। केरल से संबंधित है मालाबार तट याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची मसालों के लिए प्रसिद्ध है आपका राज्य केरल राज्य। और देखिए केरल राज्य की बात करते हैं तो ओणम यहां पर त्योहार मनाया जाता है, कौन सा, ओणम। इसके अलावा देखिए जो केरल है कथकली, यहां पर नृत्य प्रचलित है, कौन सा, कथकली याद रखना है। मालाबार तट, जो मालाबार तट है वो कैसा, आपके मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है देखिए भुट्टे की खीर कहां पर खाई जाती है, तो मध्य प्रदेश को याद रखिएगा। सीटेट में पूछा गया है, याद आया तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आज के ये प्रश्न सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न रखे हुए थे और कुछ प्रश्न है प्रीवियस ईयर में जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने जरूर नोट किए होंगे और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।